हेलो एवरीवन। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं ज़ार निकोलस टू ने स्टेप्स तो लिए थे, हमने हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर संविधान को बनाने के लिए और पार्लियामेंट डूमा का गठन करने के लिए। लेकिन देयर वर सम लेफ्ट विंग पार्टीज एंड ग्रुप्स इन रशिया जो कि ये चाहते थे कि ज़ार निकोलस टू जब तक स्टेप डाउन नहीं करेगा तब तक सिचुएशन नहीं सुधरेंगी। ये सिर्फ संविधान बनाना या पार्लियामेंट बनाना ये सिर्फ ज़ार निकोलस टू का दिखावा है। और इस प्रकार की थिंकिंग को और ग्रुप को किसने लीड करा? लियोन ट्रॉट्स्की ने, है ना। और ही लेड द फाउंडेशन फॉर सोवियत काउंसिल विच अल्टीमेटली इन द लेटर टाइम्स केम टू बी नोन एज यूएसएसआर। अब ऑपोजिशन टू जार एंड डिसोल्यूशन ऑफ डूमा, जार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो चलती रहेगी एंड अल्टीमेटली जिसके चलते जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व होगा। जब पहला विश्व युद्ध जो होता है वो शुरू होता है 1914 में, उसकी वजह से जार निकोलस टू थोड़ा सा एक स्ट्रेंथन पोजीशन में तो आ गया था, है ना, क्योंकि रशिया को सपोर्ट करने वाले थे उसके दोस्त फ्रांस और ब्रिटेन। अब हुआ क्या, जैसे ही जार निकोलस टू को पता लगा कि रशिया में क्रांति होने वाली है, देयर वॉज अ र्यूमर ऑफ पैलेस रेवोल्यूशन। का मतलब क्या है? इसका पैलेस कौन सा था? ये सेंट पीटर्सबर्ग में कौन से पैलेस में रहता था? विंटर पैलेस। वहां पर अभी एक बार तो क्रांति होते होते बची गई थी, फादर गेपॉन फॉलोअर्स के साथ चला आया था ना। हालांकि वो एक पीसफुल रिक्वेस्ट थी। वो फादर गेपॉन ने कुछ करा था क्या? अगर कुछ करना होता, एक तो देखो वो चर्च के फादर हैं, हथियार क्यों उठाएंगे? दूसरा, अगर कुछ करना होता तो बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं प्रोसेशन में? बच्चे गए थे कि नहीं गए थे वहां पर? औरतें क्यों जा रही हैं? औरतें भी गई थी। गोलियां किसने चलवाई जनता के ऊपर, जो कि निहत्थे भी थे, कोई आर्म्स भी नहीं थे जनता के पास? जार निकोलस टू की फोर्सेस ने ना चलाई ना गोलियां। किसके कहने पे? जार निकोलस टू के कहने पे। अब जैसे ही जार निकोलस टू को लगा कि क्रांति हो सकती है और मुझे स्टेप डाउन करने की होड़ जो है वो मची हुई है क्रांतिकारियों में, तो जार निकोलस टू ने अपने आप को आर्मी का कमांडर इन चीफ डिक्लेयर कर दिया। उन्नीस 1916 के अंत तक एक पर्सन था रासपुतिन, ठीक है, जिसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता था जार के ऊपर और उसकी बीवी जरीना के ऊपर। इसका मर्डर हो गया था। रासपुतिन, जिसका इनके खानदान की राजनीति में काफी ज्यादा हस्तक्षेप रहती थी, इंटरफेरेंस रहता था, या मतलब आप ऐसा भी कह रहे हो डायरेक्शन भी देते थे जार निकोलस टू और उसकी बीवी को, जरीना अलेक्जेंड्रिया को। इसका मर्डर हो गया और जार के किसी फैमिली मेंबर ने इसका मर्डर करा। तो सेंट पीटर्सबर्ग के जो मेंबर्स थे, सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत के जो मेंबर्स थे, उनको अरेस्ट करा गया। अब सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत मतलब क्या? अगेन जार का पैलेस कहां पर? कौन सा पैलेस? विंटर पैलेस। जब ये वहां पर रुकता होगा तो कोई ना कोई तो यूनिट ऑपरेट करती होगी ना वहां पर, इसकी सुरक्षा को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि बाहर फोर्सेस तैनात है कि नहीं है, कोई मिलने आ रहा है तो उसको कैसे मिलवाना है, इसका पूरे का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन चलता होगा ना सेंट पीटर्सबर्ग से कि नहीं? था तो ये ऑटोक्रेटिक, प्रॉपर तरीके से कोई सरकार तो चला नहीं रहा है। तो सोवियत का मतलब क्या होता है? एक काउंसिल चला रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी सोवियत के मेंबर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। अब हुआ क्या, कई बार जब भी रशियन पार्लियामेंट डूमा
जार निकोलस के किसी भी मूव को अपोज करता था कि तुम ये अरेस्ट करवा के गलत करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, जार निकोलस उसको डिसॉल्व कर देता था और बार बार फ्रेश इलेक्शन होते रहते थे। जनता को ये समझ में आ गया कि पार्लियामेंट भी एक ना रबर स्टैंप है, वो भी किसके हाथ में है? जार निकोलस II के हाथ में। बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी तो चेंज होने से रही और 4 बार ड्यूमा का गठन हो चुका था, यानी कि ऐसा मान लो कि आप 4 बार लोकसभा जैसे डिसॉल्व हो चुकी हो। और जब चौथी ड्यूमा, चौथा पार्लियामेंट जो अच्छा खासा बन गया था, जब उसका टेन्योर खत्म हुआ तो फिर आती है 1917 में क्रांति। और पहला रेवोल्यूशन कौन से महीने में आया था? मार्च। दूसरा रेवोल्यूशन, फाइनल रेवोल्यूशन, नवंबर। अब जो पॉपुलर अपराइजिंग है ना, मतलब जनता जो है सड़कों पर आएगी, ये इवेंट और इसके कॉजेस सारे सेम है, जस्ट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन। द ब्रेड शॉर्टेजेस अमंग विमेन टेक्सटाइल वर्कर्स, जिनके कई सारे जो हस्बैंड थे इन औरतों के, कई सारी औरतों के जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे, तो देवर फोर्स की पति है नहीं यहां पर, वो बॉर्डर में है, रशियन फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे लिए रोटी तक की दिक्कत है। मतलब उधर ब्रेड कहते हैं, ठीक है, वो लोग ब्रेड खाते हैं, मतलब एक टाइम 2 वक्त की खाने की भी दिक्कत है। दिस फोर्स देम, women ऑफ रशिया, टू गो ऑन स्ट्राइक एंड मार्च थ्रू द फैक्ट्री एरियाज ऑफ पेट्रोग्राड, जो कि रशियन कैपिटल की, रशियन एम्पायर की कैपिटल थी उस टाइम पर। हजारों की झुंड में जो औरतें थी, जो विमेन वर्कर्स थी, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती थी, दे डिमांडेड, मतलब ये नारेबाजी इन्होंने करी, ब्रेड फॉर वर्कर्स, ब्रेड फॉर वर्कर्स, एंड दे शाउटेड कम आउट एंड स्टॉप वर्क। किससे ये दरख्वास्त कर रही थी? ये अपने फेलो वर्कर से। पेट्रोग्रेड के शहर के 4 लाख जो वर्कर्स थे, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करते थे, इन्होंने औरतों के साथ मिलकर इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। अगले ही दिन 24 फरवरी 1917 को क्रांति कब होने वाली है? कौन से महीने में? मार्च में। वैसे तो एक प्रकार से स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन मार्च में प्रॉपर तरीके से रेवोल्यूशन होने वाला है। एंड फरवरी खत्म होने में मुश्किल से कितने दिन बाकी हैं? अगर 24 तारीख को ये हो रहा है तो 4 दिन, राइट? अब जार निकोलस II को अपनी गति छोड़नी ही पड़ी, और ये था 1917 का रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? इसमें जिसमें ब्रेड मार्च हुई थी और ब्रेड की डिमांड हुई थी, मार्च रेवोल्यूशन। सरकार ने सैनिकों का यूज करा इस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए, लेकिन इसके चलते अलग अलग जगह पर क्रांति होने लगी, म्यूटिनी होने लगी। जार ने ऑर्डर करा कि पूरे के पूरे एरिया में, पेट्रोग्रेड वगैरह में मार्शल लॉ लगा दो। और मार्शल लॉ किसका रूल होता है? मिलिट्री रूल, आर्मी का। जहां पर क्या लग जाता है? कर्फ्यू, कि कोई भी अगर निकला बाहर या झुंड में कोई भी लोग खड़े हुए तो आर्मी बिना वार्निंग दिए क्या कर देगी? उन लोगों पे गोली मार देगी। लेकिन जार का ये जो ऑर्डर था ना, मार्शल लॉ लगने वाला, ये सिटी के अंदर ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो सका। लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लग गया। क्यों? इस काम को करने के लिए कोई था ही नहीं। और याद है, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि क्रांति को सक्सेसफुल होने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं पढ़े लिखे लोग, और फिर वो ये बोलते हैं कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो राजा क्या कर लेगा, या फिर ये जो ऑटोक्रेट है, डिक्टेटर है, ये कर क्या लेंगे, है ना, अगर सारे लोग अपना काम बंद कर देंगे तो। यही हुआ। जो मतलब जो खबर फैलाने वाले, अखबार छापने वाले, सरकार का फरमान जनता तक लेकर जाने वाले जितने लोग थे, ये कोई लेकर जाने के लिए कोई राइट पर्सन भी तो होना चाहिए ना, कोई था ही नहीं यहाँ पर। जार वापस पेट्रोग्रेड लौट गया।
रेलवे वर्कर्स ने अपना काम रोक दिया और उनको जब पता लगा कि जार ट्रेन से आ रहा है तो रेलवे वर्कर्स ने जार की ट्रेन रोक ली। जो जार के साथ उसके जनरल्स और कुछ लीडर्स जो ट्रैवल कर रहे थे पेट्रोग्रेड में जो थे, उन्होंने वो डर गए। उनको लगा ये सारे मिलके वर्कर्स जो हैं रेलवे वर्कर्स ये जार निकोलस II को मार देंगे। उन्होंने जार से रिक्वेस्ट करी कि मालिक आप यहां से भाग जाओ। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस II भगौड़ा साबित हुआ, भाग गया डर के। जब राजा ही डर के भाग गया तो एक बात बताना, इसमें जीतनी है वर्कर्स की, बताओ क्रांति सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई? काफी हद तक तानाशाह को भगा दिया डर के, डरा के। अब यहाँ पर कोई भारतयार के बारे में जो तमिल पोएट है, इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को इनवाइट करते हुए, मतलब उसको अच्छा बताते हुए कुछ पोएटिक लाइन्स लिखी अपनी, ये आप पढ़ लेना और अपने बच्चों को सुनाना, ठीक है? ये हमारी यूपीएससी में किसी काम का नहीं है। शादी के बाद आप रोमांस करते हुए अपने स्पाउस को सुनाना और उस रोमांस से होने वाले बच्चों को फिर रातों को नींद में ही सुनाया करना, ठीक है? बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है भाई? प्रोविजनल गवर्नमेंट, पार्ट टाइम, टेम्पररी, एडॉक बोल सकता हूं मैं इसको, है ना? फॉर द टाइमिंग बोल सकता हूं। यस, आई एम सॉरी, मैं प्रोविंशियल बोल रहा था बाबा, प्रोविजनल, टेम्पररी। तो देयर वर 2 पैरेलल बॉडीज टू टेक आउट द गवर्नमेंट फंक्शंस। अब देश में सरकार को चलाने के लिए कोई है? बताओ, नहीं ना? अब क्या होता है, दो लोगों के बीच में अब एक टसल था कि अब सरकार को कौन चलाएगा या फिर सरकार का गठन करेगा कौन, और पार्लियामेंट को रीअसेंबल कौन करेगा। और पार्लियामेंट का नाम क्या था? डूमा। एक तो थे जो पुराने डूमा में जो प्रॉपर्टी क्लास थे, इतनी ज्यादा भी प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन अच्छी खासी ठीक है प्रॉपर्टी थी, तो देवर मिडिल क्लास ऑफ रशिया, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्जुआजी क्लास। तो बोर्जुआजी पॉलिटिशियंस, मतलब हर एक बोर्जुआजी पॉलिटिशियन नहीं था लेकिन कुछ बोर्जुआजी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो कि डूमा के मेंबर्स रह चुके थे पहले। डूमा कितनी बार डूबा? हाँ ऐसे ही कह लो, चलो ठीक है। डूमा कितनी बार डूबा था? कितने बार उसका मतलब वो हुआ था, डिसोल्यूशन हुआ था? 4 बार। तो ये वो थे, एक प्रकार से आप इनको ओल्ड एमपीज कह सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? उसके बाद कुछ वर्कर लोग थे जो कि याद है लियोन ट्रॉट्स्की ने जो वर्कर काउंसिल बनाई थी उसके अंदर शामिल थे, जिससे नींव रखी गई थी यूएसएसआर की, याद है? और ये जो सोवियत वर्ड होता है ना, काउंसिल के लिए यूज होता है, ठीक है? जब हम बात करते हैं सोवियत काउंसिल की, तब वो एक प्रकार से नींव होती है किसकी? यूएसएसआर की। तो दोज इन द ड्यूमा वर एबल टू फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द सोवियत। अब सोवियत कौन थे? वर्कर्स। अब जो सोवियत था, मतलब जो बॉडी थी, मतलब जो डिसीजन लेगी कि डूमा के गठन के लिए, यहां पर 2 ग्रुप्स थे रशिया के अंदर अब जो आ गए थे। एक थे बोल्शेविक और एक थे मेंशेविक। सोवियत काउंसिल को डोमिनेट कौन से लोग करते थे? कौन थे ज्यादातर? मेंशेविक। और माइनॉरिटी कौन थे? बोल्शेविक। तो अभी के लिए अक्टूबर तक के लिए सत्ता में कौन बैठा?
बोर्जुआजी बैठे या फिर वर्कर्स बैठे? बोर्जुआजी बैठे। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि दो पहले, अब ये डिसाइड करने के लिए फ्यूचर ऑफ रशिया के क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए दो पैरेलल बॉडीज थी। बैठेगा कौन, सरकार को कौन चलाएगा? मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था ना जब मैं रशियन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा रहा था, है ना? पहले बैठे बोर्जुआजी। अब क्या होगा, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, द सिचुएशन चेंज विद द अराइवल ऑफ लेनिन। मेंशेविक और बोल्शेविक ना दो ग्रुप थे, जैसे जैसे इंडिया के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, वैसे ऐसे दो ग्रुप्स थे। कांग्रेस और, जैसे ऐसा मान लो कि कांग्रेस और स्वराज्य पार्टी, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, या फिर आप आगे चलकर ऐसा मान लो जनता पार्टी और कांग्रेस। ठीक है, कुछ लोग ये कहते थे इनमें से कि, मैं बताऊंगा आगे चलकर, कुछ लोग ये कहते थे क्रांति आनी चाहिए चाहे उसके लिए खून भी बहाना पड़े, और कुछ लोग ये कहते थे कि पीसफुल तरीके से भी सब कुछ चेंज करा जा सकता है। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, टेम्पररी जो गवर्नमेंट थी, इसके फेलियर को देखते हैं। अब गवर्नमेंट तो वैसे परमानेंट ही थी, लेकिन टेम्पररी इसलिए बोला जाता है क्योंकि टिक नहीं पाई। जब रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था, लेनिन उस टाइम पर स्विट्जरलैंड में था। लेनिन तब तक रेवोल्यूशन चाहता था रशिया के अंदर जब तक वर्कर्स को और गरीब जनसंख्या को अपने अधिकार नहीं मिलते। उसने एक स्लोगन दिया था जिससे वर्कर्स लोग काफी प्रभावित थे, ऑल पावर टू द सोवियट्स। सारी की सारी पावर जो है, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटीज है, वो सोवियत ग्रुप के पास है, विच सून वन ओवर द वर्कर्स लीडर्स। और लेनिन वर्करों का मसीहा बन गया। अब लोग जानते थे कि वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से शॉर्टेज हो गई है बहुत सारे सामानों की, जिनमें से एक मुख्य सामान था फूड इन टर्म्स ऑफ ब्रेड। तो पीपल वर अट्रैक्टेड बाय द स्लोगन कि हमें 3 चीजें चाहिए, ब्रेड, पीस एंड लैंड। लेकिन जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जिसको बोर्जुआजी पॉलिटिशियंस एस्टैब्लिश करा था, इन्होंने 2 बहुत बड़ी गलतियां कर दी। एक तो, जब तुम जार निकोलस II को हटाकर सत्ता में बैठ रहे हो, तो तुम इसी बातें पे बैठे थे ना कि वो राइट्स नहीं देता था वर्करों को, हम देंगे, वो पीजेंट्स को जमीन नहीं देता था, हम देंगे। तो बोर्जुआजी सत्ता को एंजॉय करने में इतना खो गए, इतना मगन हो गए कि दे पोस्टपोन द डिसीजन ऑन द डिमांड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसके लिए? पीजेंट्स के लिए। और दूसरी गलती इनसे क्या हो गई? द अदर वॉज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द वॉर। याद है मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था रशियन रेवोल्यूशन के, कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इसी वॉर की वजह से तो जार निकोलस II ने क्या करा था, चीजों के दाम बढ़वा दिए थे, जिससे परेशान कौन हो रहा था? गरीब जनता। कहां की? रशिया की। अब इससे जो पीजेंट सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, एंड दे लेफ्ट देयर पोस्ट। और उन्होंने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो कि लैंड ग्रैबिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जो जमीन छीनना जानते थे। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना, पूरा का पूरा जो फेज चलेगा वो चलेगा उसकी तरह, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह। अब जो था पेट्रोग्रेड के अंदर, जो कि कैपिटल थी रशियन एम्पायर की, याद है मैंने अभी आपको पढ़ाया था। पेट्रोग्रेड में, अब ये रशियन एम्पायर की कैपिटल थी, तो यानी कि यहां पर ही सत्ता में बैठते होंगे, डूमा भी था यहां पर, और सत्ता में बैठते होंगे बोर्जुआजी पॉलिटिशियंस। यहां पर अपराइजिंग हुई विच वॉज लेड बाय बोल्शेविक्स। गवर्नमेंट ने जो ग्रुपिंग्स थी, जिसको प्रवदा कहा जाता था, यानी कि यही स्टूडेंट यूनियन, वर्कर्स यूनियन,
और मेजरली तो देखो वर्कर्स और पीजेंट्स यूनियन, इसको बैन करा एंड दे अरेस्टेड ऑल द बोल्शेविक्स। लियोन ट्रॉट्स्की वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। एंड ट्रॉट्स्की किसका मसीहा था बताओ, किसका मसीहा था? वर्करों का, याद है? वर्करों का मसीहा था ना। ट्रॉट्स्की और लेनिन की विचारधारा एक ही डायरेक्शन में थी कि नहीं थी बताओ? क्या ट्रॉट्स्की और लेनिन एक दूसरे के कंटेम्पररी थे? And this was a remarkable image. लेनिन, ट्रॉट्स्की और स्टालिन, इनके बीच में भिड़प नहीं हुई कभी। ये अक्सर हम लोग 9th क्लास में देखते थे अपने, अगर आपको याद हो ये फोटोज। ट्रॉट्स्की लेनिन की विचारधारा से भी काफी ज्यादा प्रभावित था और तारीफ करता था अपने वर्क्स में। लेनिन की, और लेनिन भी सेम करता था। लेनिन एंड ट्रॉट्स्की एंड लेनिन, ये तो स्टालिन है हालांकि। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। बिल्कुल थे। वापस आओ। लेनिन की अध्यक्षता में जो रेवोल्यूशन होगा नवंबर में, अब चाहे आप उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन बोल लो, वैसे तो प्रॉपर नवंबर रेवोल्यूशन बोलते हैं उसे। बोल्शेविक पार्टी लेनिन की वजह से सत्ता में आ जाती है। अब मुझे बता दो, बोल्शेविक पार्टी के साथ कौन कौन एसोसिएटेड था? मैं आपको पूछता रहता हूं, कुछ कुछ चीजें आप मुझे बताते रहना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोर्जुआजी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे मेंशेविक, वो ज्यादा वर्करों से और उनके इंटरेस्ट से वाकिफ नहीं रखते थे? अब बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मार्च 1917 रेवोल्यूशन के बाद मेंशेविक आए सत्ता में और उन्हीं को बोला जा रहा है बोर्जुआजी पॉलिटिशियंस? यस। बोल्शेविक को मेंशेविक वालों ने अरेस्ट करवा दिया। यस। बोल्शेविक्स जो थे, दे फाउंड मेजरली वर्कर्स एंड पीजेंट्स यूरोप। लेनिन एंड ट्रॉट्स्की वर बोथ बोल्शेविक्स। यस। अब समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? यही बताना चाह रहा था। अब कमीने लोग कौन है जो कि जार निकोलस II को स्टेप डाउन करने के बाद, झूठी झूठी बातें करने के बाद, मार्च रेवोल्यूशन के बाद बैठ गए? जबकि आप जानते हो ना, सोवियत जिस ग्रुप को कहा जा रहा है, सोवियत समझ गए ना, सोवियत एक संगठन है, कुछ नहीं है सोवियत। अभी यहाँ पर वर्कर्स काउंसिल को सोवियत बोला जा रहा है, कंफ्यूज मत होने। देखो ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, अभी देखिएगा आपको, ये वर्कर्स काउंसिल को सोवियत बोला जा रहा है। क्या मैं इसी वर्कर्स काउंसिल को, इसी सोवियत को बोल्शेविक कह सकता हूँ? है ना? लेकिन क्योंकि डोमिनेट यहाँ पर मेंशेविक कर रहे थे तो वो सत्ता के अंदर आ गए, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर बोल्शेविक थे, फिर भी इन्होंने कुछ कहा जब मेंशेविक सत्ता में आकर बैठे, यानी कि बोर्जुआजी पॉलिटिशियंस? कुछ उन्होंने कहा नहीं ना, आराम से बैठने दिया ना, क्योंकि इनको खुशी किस बात की थी कि जार निकोलस II स्टेप डाउन कर गया है, अब कम से कम ये तो फायदा दे के लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये भी वर्कर्स के मसीहा हैं, हम भी मसीहा हैं। लेकिन क्या जैसा इनकी एक्सपेक्टेशन थी बोल्शेविक वालों की, मेंशेविक ने ऐसा काम करा क्या? नहीं ना। मार्च के बाद रेवोल्यूशन होना था रशिया में, बताओ? नहीं होना था ना। जब लेनिन तक खबर पहुंची कि वर्करों को तो अपने लैंड मिले ही नहीं है, पीजेंट को तो अपने लैंड मिले ही नहीं है,
वर्करों के इंटरेस्ट के ऊपर तो किसी ध्यान ने दिया ही नहीं है। तो लेनिन कहां से भागा भागा चला आया रशिया? स्विट्जरलैंड से। क्या कर रहा था स्विट्जरलैंड में? हैं? मुझे क्या पता? हर चीज जानू मैं। पिताजी थोड़ी ना हमारे। क्या कर रहा था वहां पे? तो अक्टूबर में लेनिन परसुएडेड द बोल्शेविक सेंट्रल कमिटी। अच्छा, लेनिन एक रेप्यूटेड फिगर था, सब लोग इसकी बात मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। क्या ये इंटेलिजेंसिया क्लास के अंदर आता है ना? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि एक विचारधारा, एक ये पार्टी की फॉर्म में ये जो pravda है, ये अखबार के बारे में जरा मैं आपको बता दूं। ये एक रशियन वर्ड होता है pravda, मीनिंग ट्रुथ। इट वॉज द ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1918 से लेकर 1991 तक, जब तक क्या डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया यूएसएसआर। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो था, जो है उसको शॉर्ट में सीपीएसयू भी कहते हैं। इसके साथ दो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से एसोसिएटेड थे? कौन सा वो बंदा था जिसकी रिफॉर्म्स की वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में? मिखेल गर्बाचोव। कौन से दो रिफॉर्म्स लेकर आया था? प्रीस्ट्रोइका और ग्लेसनोस्ट। तो हम मिखेल गर्बाचोव को क्या कह सकते हैं? ही वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ and he was also the president of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 25 दिसंबर 1991 पर। इसके बाद कौन आता है? ये प्रीस्ट्रोइका। ये रिफॉर्म के नाम है, रशियन शब्द है ये, ग्लासनोस्ट और प्रीस्ट्रोइका। प्रेस्ट्रोइका, PRESTROIKA और GLASNOST, ग्लासनोस्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है? प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है इंडिविजुअल्स को लिबर्टी देना, ठीक है। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है सोसाइटी को ओपन करना, मॉडर्न करना, वेस्टर्नाइज करना। उसके बाद कौन आता है? बोरिस येल्सिन। और मिखेल गर्बाचोव जब रिफॉर्म लेकर आता है, ये एक्चुअली रशियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और वेस्टर्नाइज बनाना चाहता था श्रेया, ताकि वो यूएसए से कम्पीट कर सके, ठीक है। इसी के पार्टी के लोग इसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, और उस तख्ता पलट के एफर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? कूप, है ना। कूप में पी साइलेंट होता है, कू कहते हैं, कूप। 1991 1981 नहीं, 1991 ये रहा, ये लिखा ना। याद करने का तरीका है कि बस ये अपना क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाते अच्छे से। 20 साल पहले इंडिया ने ट्रीटी भी साइन करी थी, है ना, जिस साल वो जाके खत्म होती है यूएसएसआर खत्म। गर्बाचोव के रिफॉर्म से, टू मेक रशिया एज अ ओपन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। बट दीज रिफॉर्म्स वर मेट बाय सेटबैक्स फ्रॉम हिज ओन पार्टी। और पार्टी कौन सी थी इसकी? सीपीएसयू, जिसका उधर एक रूल चलता था, जो रशिया का प्रेसिडेंट होगा वो सीपीएसयू का भी प्रेसिडेंट होगा। अब आप कहोगे बाकी पार्टी का है? नहीं,
1991 तक यूएसएसआर के अंदर देयर वाज विच पार्टी सिस्टम, जिसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। दूसरी पार्टी को एग्जिस्ट करने दिया जाता था शरिया ऑफिस में, दे वर अलाउड टू एग्जिस्ट ऑन अ कंडीशन कि शरिया जब इलेक्शंस होंगे तो वो सारी की सारी पार्टी सीपीएसयू को ही वोट करेंगी। कोई सेंस है इस बात की? वही तो कह रहा हूं, तभी तो पूछा, कोई सेंस है इस बात की? अल्टीमेटली कोई नहीं रहता था यार। बोरिस येल्टसिन आता है जो कि इस कू को शांत कराता है, लेकिन ये बहुत हरामजादा था। इसी की नजरें थी कि ये मिखेल गोर्बाचोव को हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन जाए। एंड बोरिस येल्टसिन बिकेम द, मिखेल गोर्बाचोव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, वेरी गुड। और ये कौन से रिफॉर्म लेकर आता है? शॉक थेरेपी। क्या लेकर आता है? शॉक थेरेपी। वॉज शॉक थेरेपी सक्सेसफुल? नहीं। रशिया के अंदर श्रेया एक इवेंट हुआ था, लार्जेस्ट गैराज सेल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसके तहत पता है क्या होता है शॉक थेरेपी के बाद? इतनी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी श्रेया, इतनी ज्यादा कि जीन्स के रेट पर, मार्क माय वर्ड्स, जीन्स के रेट पर, जूते के रेट पर, टूथब्रश के रेट पर इंडस्ट्रीज बेची गई थी। और आज जो रशिया के अंदर अमीर जो ग्रुप है ना, जो पावरफुल लोग हैं जो रशिया के अंदर, ये श्रेया वही लोग हैं जिन्होंने उस जमाने के अंदर इंडस्ट्रीज खरीद ली थी, वो वाली। रोड पे खड़े होके वाउचर्स बिकते थे, जैसे ब्लैक टिकट नहीं होती थी मूवीज के लिए जो पहले चलती थी पहले जमाने के अंदर। ऐसे करके वाउचर बिके थे इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए। समझ में आया? मैंने आपको फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो बता दिया है। ये सब बातें डोंट वरी, आप कहां पर पढ़ोगे आप सब? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया वैसे, और ऑब्वियस सी बात है डिटेल कहानी आप वहां से जान ही लोगे। वापस आते हैं ज़रा, इतना आगे भी नहीं जाते 1991 पर, 1917 में वापस आते हैं, नवंबर के महीने पर आते हैं। अक्टूबर के अंदर लेनिन ने परसुएट करा बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी को कि तुम प्लान करो कि कैसे एकदम से क्रांति आ सके। ट्रॉट्स्की ने लेनिन के कहने पर एक डिटेल प्लान प्रिपेयर करा। क्या ट्रॉट्स्की और लेनिन एक दूसरे के कभी एंटी रहे हैं या फिर साथ में मिलकर काम करा है? और ट्राइपॉड का तीसरा स्टैंड कौन? स्टैलिन। क्या बात है, नाउ श्रेया यू आर आल्सो रेवोल्यूशनरी। ठीक है, 7 नवंबर को श्रेया 1 तारीख से चुक गए। ठीक है, तब मैं मान लेता कि क्रांति हुई है, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि हाँ अच्छा चलो ठीक है प्लान बना था, चलो ठीक है, ऐसे पर करके याद रख लेना, इसलिए मैं आपको हिंट दे देकर आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 7 नवंबर को जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, और सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कहाँ पे थी? पहले शहर का नाम बताओ मुझे जरा, जहाँ पर रशियन एम्पायर का कैपिटल था। अरे यार कैपिटल जहाँ था सेंट पीटर्सबर्ग, तो इंपॉर्टेंट जगह थी पेट्रोग्राड। दोस्तों रशिया की कैपिटल मॉस्को है फिलहाल। जब हम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लेते हैं तो ये 200 साल तक कैपिटल रही है रशिया की, और स्वाइल यूएसएसआर
यूएसएसआर से पहले जब ये सिर्फ रशिया था, तब ज़ारिस रिजीम के अंदर, जब ज़ार का जो ख़ानदान था ना पूरा का पूरा, तब तक ये कैपिटल रही है, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी इंक्लूडिंग द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस कहाँ पर था? सेंट पीटर्सबर्ग या फिर पेट्रोग्राड? प्राइम मिनिस्टर का जो हेडक्वार्टर था, इन सब चीज़ों को आर्मी फैक्ट्री वर्कर्स ने छीन लिया और रेवोल्यूशनरी ट्रूप्स ने भी कब्जा कर लिया इसके ऊपर। 8 नवंबर 1917 की बात है, एक नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो रशिया में स्थापित करी जाती है। अब इस बार उसका जो हेड था वो कौन था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन। आप समझ गए स्विट्जरलैंड से क्यों भागते भागते आता है? सत्ता की भूख है ना। बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और आगे चल के इसी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नाम क्या हुआ? सोवियत पार्टी ऑफ सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो क्या लिखूं मैं इसका नाम? CPSU। जैसे यहां पर तो सेटअप होने जा रही है ना श्रेया ठाकुरन, समझ रहे हो? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अगला साल कौन सा है? 1918। क्या बनेगी? CPSU। अपना एक अखबार भी लॉन्च करेगी जिसका नाम क्या होगा? pravda। और यूपीएससी के किसी भी लौंडे लपाटे से पूछ लेना कि pravda क्या है। एनसीईआरटी में तो वैसे भी नहीं है, स्टैंडर्ड बुक कोई पढ़ता नहीं है। पीएसआईआर होने के बावजूद भी पीएसआईआर तो मेंस ओरिएंटेड है ना, इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है। और pravda कल को अगर आ गया तो लोगों के प्राण निकल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे। और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए यूपीएससी पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहे भले। तो लेनिन वॉज बॉर्न, लेनिन के बारे में कुछ बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1870 नियर द मिडल वोल्गा। इसके माँ बाप काफी पढ़े लिखे थे, वो तो नाम से ही पता लगता है श्रेया नहीं। इतने टफ नाम कि माँ बाप की स्पेलिंग तक याद ना हो। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स किसके साथ एसोसिएटेड है? किससे? कौन सा इज्म? सोशल नहीं मार्क्सिज्म यार। उसकी आइडियोलॉजी थी ना, तो उसके नाम पे ही कहोगे उसकी आइडियोलॉजी। लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ ये किसके साथ एसोसिएटेड था? ये तो उसकी खुद की थी ना, दूसरी आइडियोलॉजी से प्रभावित थी यार। इन्वेंट करने वाला यही था, जड़ यही थी। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? नहीं, क्या कह रहे? फेमिनिज्म। अरे यार मेरे जज्बातों को समझो ना। हम जरूरी हमेशा तुम पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहो। मैं तो बी प्राक का नाम लेने वाला था। जिसमें क्या बोलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका क्या है? धर्म है ना, रिलीजन। एंड ही सेड अ वेरी impactful line that religion is opium of masses। और रिसेंटली इस लाइन को 2023 में किसने बोला? आंसर भी दे रहे हैं बच्चे, पाओ। मैं यूपीएससी बनाने वाला होता तो मैं डालता पक्का। शौक मिलना चाहिए, सरप्राइज मिलना चाहिए।
फिर जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, उसको देखने के मजे ही अलग होते हैं चेहरे पे लोगों के। ये देखो कुछ भी पूछ रहा। हाँ सही बात है। अभी जैसे कुछ साल पहले लोग बेवकूफ़ लोग किटकैट खाने लग गए थे कि किटकैट के रैपर से क्वेश्चन निकल रहे हैं। तीन तीन चार क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फंस गए थे टोटल अलग अलग सालों में। तो उनको लगा शायद से किटकैट से ही क्वेश्चन निकल रहे, किटकैट खानी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, लेनिन बिलीव्ड दैट लेनिन बिलीव्ड द वे फॉर फ्रीडम वॉज थ्रू मास एक्शन। एक पर्सन अपनी आज़ादी या नंबर ऑफ पर्सन अपनी आज़ादी को कैसे छीन सकते हैं? साथ में झुंड बनाकर क्रांति कर। लेनिन ने कुछ वर्करों का सपोर्ट पा लिया था अपनी आइडियोलॉजी के चलते, जिससे लेनिन ने उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। और इनको बोला जाता था रशिया के अंदर बोल शिवस्तो। बाद में यही जाने गए बोल्शेविक्स, विच बिकेम द बोल्शेविक पार्टी। और इनके जो ओपोनेंट थे देवर मेंशेविस्तो, मेंशेविक्स। आप ये बोल्शेविक और मेंशेविक वर्ड यूज करना, ठीक है? आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जब ये पावर में आती है, कौन से रेवोल्यूशन के बाद? आप बताओ। रशियन रेवोल्यूशन कौन सा वाला? अरे मार्च के बाद है श्रेया, नवंबर। अभी बर्थडे मनवाया तुम्हारा, एक बर्थडे, एक तुम्हारे पैदा होने से पहले प्लान करा सब कुछ। तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका आगे चलकर नाम क्या हुआ? सीपीएसयू। सीपीएसयू की फुल फॉर्म सोवियत यूनियन। अखबार कौन सा निकालती थी? प्रावदा। ठीक है, कब तक चला है अखबार? जब तक सीपीएसयू चली। और सीपीएसयू प्रावदा कब तक चले? कब से लेकर कब तक? 1918 से लेकर 1991। प्रिसाइज डेट 1991। तो देखो टफ है यूपीएससी क्या? अरे हंसो मत यार। मैं उत्साह वाले आंसर देना चाह रहा था तुम लोगों से, तुम हर चीज़ मजाक में ले जाते हो। तो रशिया की जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जब ये पावर में आते हैं तो दे एलिमिनेटेड इलिटरेसी एंड पॉवर्टी इन रशिया। और जैसा इन्होंने वादा करा था ना कि इतने इतने समय में हम कर देंगे, इन्होंने करके दिखाया। रशियन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हुए। औरतों को मर्दों के बराबर इक्वल राइट मिले, इंक्लूडिंग राइट टू वोट। इंडस्ट्रीज और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज करा गया। बताओ, अब बताओ इकोनॉमिक्स तो इतनी बड़ी चुके हो, नेशनलाइजेशन का फायदा क्या होता है? अमीर और गरीब के बीच में फर्क जो है, हाँ, उसको ब्रिज करने का काम होता है। कैसे? जब बैंक नेशनलाइज होंगे तो वो बैंक किसके हाथ में होंगे? सरकार। और तब हर प्रकार के, हर तबके के लोगों को क्या मिलेगा सरकार से, सरकारी बैंकों से? लोन। ठीक है, इस टाइम पर रशिया का एनपीए बढ़ा था श्रेया? मुझे नहीं पता, माफ करो। ठीक है, और एनपीए जैसी कोई टर्म यूज नहीं होती थी, पहली बात है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज। लैंड वॉज अनाउंस्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी एंड लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर पीजेंट्स। लेनिन ने ये वादा पूरा करके दिखा दिया, बोल्शेविक पार्टी ने वादा पूरा करके दिखा दिया लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना छोटे किसानों के बीच में, वर्कर्स के बीच में। जिस वादे को पूरा करने में असमर्थ रह गए थे कौन? मेंशेविक, यानी कि बोर्जुआजी पॉलिटिशियंस, है ना। लेनिन को ये लगा, लेनिन का ये मानना था, लेनिन थॉट द मोस्ट पावरफुल फैक्टर फॉर द फॉल ऑफ द
प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेनिन से जब पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि क्रांति अच्छे से हुई, जार निकोलस टू स्टेप डाउन कर गया था, फिर भी मार्च में आपके सपोर्ट से मेंशेविक आए, फिर भी उनको क्यों अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी? तो लेनिन कहता है जिसका जितना बड़ा लालच होता है उसको उतना ही बड़ा सदमा लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉल ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लेनिन वॉज इट्स फेलियर टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर। वो लोग क्या चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोग कंटिन्यू रहे, है ना, किसी भी कीमत पर, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर। तो लेनिन जो है, लेनिन इमीडिएटली अपील्ड फॉर पीस। अब इमीडिएटली अपील्ड फॉर पीस का मतलब क्या है? लेनिन ये चाहता था कि जिसके साथ जैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं हम उसे बंद कर दें और इंडिविजुअली ट्रीटी साइन कर दें जब तक एक ठोस तरीके से कोई ट्रीटी निकल कर नहीं आ रही, ठीक है। अब लेनिन को ये नहीं पता था, बिल्कुल भी भनक भी नहीं थी, अनमाइंडफुल ऑफ द हार्श टर्म्स डिक्टेटेड बाय द सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर्स कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बल्गेरिया। इनके ऊपर ट्रीटी थोपी गई थी ना हार्श टर्म्स के साथ। ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। कितने पॉइंट्स थे उसके अंदर? 14। ट्रीटी को लाने वाला कौन? यूएसए का प्रेसिडेंट नंबर 1, नाम उसका वुड्रो विल्सन। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंसियो। तो उसको नहीं पता था कि सेंट्रल पावर्स के ऊपर इतनी हार्श टर्म्स इंपोज करी जाएंगी। तो लेनिन ऑप्टेड फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम द वॉर टू कंसंट्रेट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। ये बाहर निकल गया, यानी कि इसने कोई फायदा उठाने की कोशिश करी क्या हारी हुई पावर्स का? रशिया ने करी थी, लेकिन जब लेनिन पावर में आया तब फायदा उठाया क्या? नहीं ना, क्योंकि लेनिन किसके ऊपर फोकस करना चाहता था? सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। और यहां पर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट, किसकी ग्रोथ? रशिया की। मार्च 1918 में, अब समझ जाओ ये क्यों साइन करता है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क। ये एक पीसफुल ट्रीटी है, मतलब एक रशिया का स्टेप है। हाँ, तो वो वही कह रहा है कि जब ये हार्श टर्म्स इंपोज करी गई तो रशिया ये चाहता था मुझे नहीं पड़ना इन माथा बच्चे के चक्कर में, मैं अब अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करूंगा। रशिया पहले इन्वॉल्व था, लेनिन के आने के बाद ना ये विड्रॉ कर गया। हाँ ये अलग, हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बेसिकली उनके ऊपर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, वैसे इन्होंने लाइन ही गलत लिख रखी है। अनमाइंडफुल ऑफ द टर्म्स जो इम्पोज करी गई, इम्पोज ऑन द सेंट्रल पावर्स, ऐसा करके लिख लो, है ना। यानी कि लेनिन का कैरेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेनिन इसका मतलब खुद भी नहीं चाहता था ना कि इतना, मतलब अगर वो ये कह रहा है कि उसको खुद भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के थ्रू, तो ये खुद भी नहीं चाहता था ना कि इतनी इतनी बर्बादी हो, क्योंकि इसको पता था कि इकोनॉमिक प्रेशर जब किसी देश के ऊपर पड़ता है तो वो देश किन हालातों से गुजरता है, राइट। मैं तभी तो उस लाइन को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है उसमें। ठीक है, अब इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन का? इस रेवोल्यूशन ने लोग जो सोचते थे क्या सरकार को, सरकार नहीं, हाँ सरकार के लोग तानाशाह को कभी उसकी गद्दी या हुकूमत से हिलाया जा सकता है, तो लोगों के इस दबे हुए जज्बे को आग मिली। और याद है
विद्या अलंकार जो भगत सिंह के प्रोफेसर होते हैं, श्रेया, वो जब कहते हैं ना कि कल रात को तुम ही थे ना जिन्होंने अंग्रेजों को मारा, तो फिर सुखदेव नहीं कहता ठीक है सर कुछ नहीं करते चुपचाप बैठे रहते हैं, तो कहता नहीं वो चुप रहने को कौन कहता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। तब वो कहता है कि तब उनके प्रोफेसर उसको ऑफर देते हैं ना कि तुम ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगे। और वो कहता नहीं उनका प्रोफेसर से कि एक पार्टी है जो रूसी क्रांतिकारियों ने कर दिखाया रशिया के अंदर सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, वही सेम कोशिश एक पार्टी यहां कर रही है, HRA। कहता ना वो कौन सी पार्टी, वही फिर विद्यालंकार जी कहते हैं जिसके बारे में तुम उस दिन कैंटीन में बात कर रहे थे। वो पैम्फलेट डिस्कस कर रहा होता है ना, तो उनका सिविल सर्वेंट जो दोस्त होता है वो कहता है ये HRA से कुछ हो रहा जाना नहीं है। वो बुराइयां करता है ना कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, कभी होम रूल तो कभी गदर पार्टी, अब एक और HRA कहता है ना वो। श्रेया, जिस दिन अपनी जर्नी पे हो गए एक बार और देखना लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ऐसे ही रिकॉलिंग के लिए। तो रेवोल्यूशन फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म। अच्छा, रेवोल्यूशन फायर्ड का मतलब क्या, लोगों की उम्मीदों को आग लगी या ध्वस्त हो गई वो उम्मीद है, इसका इस लाइन का मतलब कैसे, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है। फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन मतलब क्या, लोग निराश हो गए या उत्तेजित हो गए, उत्तेजित हो गए। In many countries, communist parties were formed, and Russian communist governments encouraged the colonies to fight for their freedom. And this revolution also inspired revolutionaries in India, extremist leaders. अब समझ में आया आपको कि भगत सिंह को जब फांसी होने वाली होती है तो 2 मिनट पहले वो कौन सी किताब पढ़ रहा होता है, लेनिन के बारे में पढ़ रहा होता ना वो। और तब वो क्या कहता है जेलर साहब से, 2 मिनट रुकना, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो लेनिन किससे मिल रहा था उस टाइम पर, हाँ अरे भगत सिंह से नहीं मिल रहा था, लेनिन किससे मिल रहा था, नहीं मतलब हाँ ठीक है स्टालिन भी है, ट्रॉट्स्की भी, लेकिन वो वैसे तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप गलत नहीं हो। वो यही कहना चाह रहा था कि मैं क्रांतिकारी, मैंने जो भी जिंदगी में करा वो किससे इंस्पिरेशन लेकर करा, लेनिन से। तो मैं लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब अब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। क्या उस बुक को कंप्लीट करवाया था वो, है ना? क्या वो लेनिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जुटा पाया था अपनी लाइफ में, या सोशल रेवोल्यूशन के बारे में? ये बकवास बातें यूपीएससी की क्लासेस में हमारी नहीं करी जाएंगी, ठीक है? डिबेट्स ओवर की इश्यूज, लैंड रिफॉर्म्स, सोशल वेलफेयर, वर्कर्स राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट। और एक बार बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं आज़ादी के बाद हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जिस प्रकार से शेप हुई और हमारे प्रधानमंत्री जिससे इंस्पायर्ड थे, हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि रशियन रेवोल्यूशन लेनिन से इंस्पायर्ड थे, लेकिन जड़ तो यही थी ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री रशिया से इंस्पायर्ड थे, और आज भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है पूरी दुनिया के अंदर, सारी यूएन की सारी कंट्रीज में से? रशिया। आज तक धोखा दिया कभी? आज तक कभी नहीं, हमेशा नेचर बिल्कुल इंटैक्ट रखा है ना। रशिया भी हमसे कम इंस्पायर्ड नहीं है। याद है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की 12th क्लास के अंदर बुक के अंदर मैंने पढ़ाया था, जब वो चैप्टर खत्म होता है, मैनी हिंदी सॉन्ग्स आर पॉपुलर इन रशिया, एक्टर्स लाइक राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर वेरी पॉपुलर नेम्स इन रशिया। इस कदर पॉपुलर कि भाई साहब प्रधानमंत्री अपना नाम रख रहे हैं हिंदुस्तान की जो लड़कियों के नाम होते हैं, निकिता। बंदा सोचे निकिता से मिलने जा रहे, कोई सुंदर सी लड़की होगी, वहां दाढ़ी वाला रशियन खड़ा हुआ है। ये कुछ ज़्यादा प्रभावित हो गई है, इसको रशियंस को ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। हम स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में। अरे ये तो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है ना, प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट एक टॉपिक हमारा रह गया है, यूनाइटेड नेशंस का प्रीकर्सर लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की बात किसने रखी थी ये भी बता दो जरा। बंदे का नाम बताओ यार। वुड्रो विल्सन। कौन सी ट्रीटी के अंतर्गत? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। और उस टाइम पर हालांकि उसने बोल दिया था ऐसा कोई संगठन होना चाहिए, लेकिन उसने डायरेक्टली लीग ऑफ नेशंस को ऐसा नहीं बोला था कि शांति व्यवस्था बनाकर रखने के लिए पूरी दुनिया में वो होना चाहिए। उसने बोला था कि जर्मनी ने जिन जिन एरियाज को अपनी कॉलोनी बना रखा है उनके लिए मस्ट होगा कि उन सारी कॉलोनीज को किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? लीग ऑफ नेशंस को। और फिर हमने एक बक्सा देखा था जहां पर वो अपने हिडन सपना नहीं, क्या कहेंगे उसको, अपनी अंदरूनी भावनाओं को प्रकट करता है। मैं कह रहा हूँ हिडन सपना अंदरूनी भावना को प्रकट करता है कि जब वो ये बोलता है, देखो मैं फिर से एक बार पढ़ाता हूँ। प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, यूएसए का था ये, इसने अपने जो 14 पॉइंट्स रखे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, इसने बोला इन सारे पॉइंट्स को एलिस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर उसने बोला कि सारे नेशंस के लिए एक ना प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हर कोई नेशन एक दूसरे को म्यूचुअल तौर पर गारंटी करे कि वो एक दूसरे की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को कायम रखेंगे और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कायम रखेंगे। फिर चाहे वो नेशन बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, एक दूसरे की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हानि नहीं पहुंचाना है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, देयर शुड बी अ जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन। और इसी के तहत ये चीज़ निकल कर आई लीग ऑफ नेशन। और ये वन ऑफ द प्रोविजन था इन ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।